अजीज़ तलबा, मेरा आज का लेक्चर मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान से माखूज़ नज़्म आराइशे बाग़ पर मुश्तमिल है। ये नज़्म मुख्तलिफ जामियात के निसाब में और आगा खान बोर्ड की जमात 12वीं की किताब में शामिल है। मसनवी पर पहले बात करेंगे। मसनवी का लफ्ज़ी मतलब दो का है। शेरी इस्तिलाह में वो नज़्म जिसका हर शेर हम काफिया और हम रदीफ हो, हर शेर का काफिया अलग हो, इसमें तवील किस्सा कहानी बयान की जाए, उसे मसनवी कहा जाता है। उर्दू अदब की इब्तिदा में बहुत से शायरों ने बहुत सी यादगार मसनवियाँ लिखी, जिनका मौजू आम तौर पर कोई रोमानवी किस्सा होता था। उर्दू अदब में सबसे मशहूर मसनवी मीर हसन की सहरुल बयान है। इसके अलावा हफीज़ जालंधरी की शाहनामा इस्लाम उर्दू ज़बान की तवील तरीन मसनवी है। अल्लामा इकबाल की साकीनामा भी उर्दू की मशहूर मसनवियों में से एक है। अब हम पहले मीर हसन के मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनके तर्ज़ निगारिश की खसूसियात पर बात करेंगे और फिर मसनवी के इस हिस्से को ज़ेरे बहस लाएंगे। मीर हसन का अरसा हयात 1736 से 1786 पर मुश्तमिल है। मीर गुलाम हसन अलमारूफ मीर हसन दिल्ली में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम वालिद से हासिल की। इसके बाद ख्वाजा मीर दर्द की शागिर्दी इख्तियार की। फारसी में इन्हें कमाल हासिल था। दिल्ली की तबाही के बाद वालिद के साथ फैज़ाबाद चले गए और नवाब सालार जंग की मुलाजमत इख्तियार की। नवाब आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ चले आए। 1786 में इंतकाल फरमाया। और अब मीर हसन की अदबी हैसियत। उर्दू शायरी के अवलीन दौर में मीर हसन एक अहम नाम है। उन्होंने अगरचे गज़ल की सिन्फ में भी काम किया, लेकिन उन्हें ख़ास शोहरत मसनवी निगार के तौर पर हासिल हुई। उर्दू की तमाम मसनवियों में जो मर्तबा मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान को हासिल है, वो किसी और मसनवी को हासिल ना हो सका, और इसी मसनवी की वजह से मीर हसन उर्दू अदब में लाफानी मकाम रखते हैं। अब हम उनकी तर्ज कलाम की खसूसियात का जायज़ा लेंगे। मसनवी की मकबूलियत का दारोमदार ज़बान, बयान और ख़ूबसूरत पैराए इजहार पर है। उसलूब बयान की खूबियों से मुज़य्यन मसनवी ही बेहतरीन करार पाती है, और इस लिहाज से मीर हसन मसनवी निगारी की तमाम खूबियों पर पूरे उतरते हैं। उनका अंदाज़े बयान इतना दिलफरेब है कि पढ़ने वाला ख़याल की दुनिया में पहुंच जाता है। महाकात और जुज़ियात की मदद से उन्होंने भरपूर मंजर निगारी से काम लिया है। उन्होंने जुज़ियात की मदद से ऐसी तस्वीर कशी की है कि हर मंजर तस्वीर की तरह आँखों के सामने आ जाता है। अपने ज़माने के मुआशरे की तस्वीर कशी करते हुए माहौल की अक्कासी की है। पैराए इजहार के लिए सलीस, साफ, शुस्ता और बामुहावरा ज़बान इस्तेमाल की है। तशबीहात और इस्तिआरात की मदद से रंगीन बयानी पैदा हो गई है। सादा, आम फहम और फितरी अंदाज उनकी कादिरुल कलामी का बैन सबूत है। बकौल अल्ताफ़ हुसैन हाली, मीर हसन ने किस्सा निगारी के तमाम फ़राइज़ पूरे के पूरे अदा कर दिए हैं। अब हम मसनवी सहरुल बयान के किस्से को मुख्तसर बयान करेंगे। किसी मुल्क का बादशाह अपनी मुनसिफ मिजाजी की वजह से हर दिल अजीज था। उसे
ہر طرح کا عیش و آرام میسر تھا، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا اور اس قدر نا امید ہوا کہ ترک دنیا کا ارادہ کیا۔ نجومیوں اور جوتشیوں کو بلا کر مشورہ کیا گیا تو انہوں نے اولاد ہونے کی پیشن گوئی کی، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ 12واں سال اس بچے کے لیے خطرناک ہوگا، وہ جان سے تو محفوظ رہے گا لیکن کوئی پری اس پر عاشق ہوگی اور پرستان کی طرف اڑا کر لے جائے گی۔ نجومیوں کی پیشگوئی درست نکلی۔ کچھ دنوں بعد ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا اور اس شہزادے کا نام بے نظیر رکھا گیا۔ سارے ملک میں چراغاں کیا گیا اور جشن منایا گیا۔ چوتھے سال شہزادے کو ایک خوبصورت باغ میں منتقل کیا گیا۔ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ قسمت کی بات یہ تھی کہ شہزادے کی درست تاریخ پیدائش یاد نہ رہی اور بادشاہ نے اس خیال سے کہ 12 سال ہو چکے، شہزادے کو محل کے بالا خانے پر شب بسری کی اجازت دے دی۔ یہ رات 12ویں سال میں شامل تھی۔ چنانچہ نجومیوں کے قول کے مطابق ماہ رخ پری وہاں سے گزری، شہزادے پر عاشق ہوئی اور پرستان کی طرف اسے اڑا کر لے گئی۔ محل میں کوہرام مچ گیا۔ والدین، عزیز و اقارب، سہیلیاں سب کی سب شہزادے کے غم میں مضطرب رہنے لگیں۔ ماہ رخ نے شہزادے کے دل بہلانے کا ہر ممکن اہتمام کیا، لیکن شہزادہ اس سے کسی طرح مانوس نہ ہوا۔ ہر طرف نظر دوڑاتا، افسردگی کا مظاہرہ کرتا، ملول اور رنجیدہ رہتا۔ پری ہر طرح سے اس کی دلجوئی کرتی، لیکن شہزادے کی افسردگی میں کمی واقع نہ ہوئی۔ پری کو اس شہزادے کی حالت پر رحم آیا اور اس نے اسے کل کا گھوڑا دے کر شام کے وقت سیر و سیاحت کی اجازت دے دی۔ شہزادہ اس گھوڑے پر روزانہ سیر کو نکلتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ اتفاقاً ایک دن شہزادہ بدر منیر نامی شہزادی کے محل کے قریب سے گزرا اور اس کے خوبصورت باغ میں جا اترا۔ آپس میں ملاقات ہوئی۔ جب پری کو بدر منیر اور بے نظیر کی ملاقات کی خبر ہوئی تو وہ بہت برہم ہوئی اور اس نے مارے غصے کے شہزادے کو چاہے علم میں بند کر دیا۔ شہزادی بدر منیر شہزادے کے غم میں بے حال تھی۔ سوتے جاگتے اسے شہزادے کا خیال رہتا۔ ایک دن خواب میں جب اس نے شہزادے کو ایک کنویں میں قید دیکھا تو بہت پریشان ہوئی۔ اس کی پریشان حالی کو دیکھ کر اس کی وزیر زادی نجم النساء کو رحم آیا۔ وہ جوگن بن کر بے نظیر شہزادے کی تلاش میں روانہ ہوئی۔ راستے میں جنوں کے بادشاہ فیروز شاہ سے ملاقات ہو گئی۔ نجم النساء نے فیروز شاہ سے اس شرط پر ملنے کا وعدہ کیا کہ وہ شہزادے بے نظیر کا کھوج لگانے میں مدد کرے گا۔ فیروز شاہ نے جنوں کو بلا کر حکم دیا کہ شہزادے کا سراغ لگائیں۔ ذرا سی دیر میں کھوج لگ گیا اور فیروز شاہ نے ماہ رخ کے پندے سے بے نظیر کو آزاد کرا لیا۔ اب فیروز شاہ اور نجم النساء دونوں بے نظیر کو لے کر بدر منیر کے محل میں واپس آئے۔ شہزادی بدر منیر کے باپ کو بے نظیر شہزادے کی شادی کا پیغام بھیجا گیا۔ بدر منیر اور بے نظیر کی شادی ہو گئی۔ چوتھی کے دن نجم النساء اور فیروز شاہ کی بھی شادی ہو گئی۔ شہزادہ بے نظیر بدر منیر کو لے کر اپنے ملک واپس ہوا اور نجم النساء فیروز شاہ کے ساتھ پرستان چلی گئی۔ اب ہم نظم کو سمجھیں گے، نظم پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک خاص چیز جو کہ میں اس حوالے سے بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ شاعر نے ایک باغ کی منظر کشی کی ہے۔ نظم کے اس حصے میں باغ کے وسط میں سے
चारों तरफ एक नहर निकलने का बताया गया है जो संगे मरमर की बनी हुई है। उसके दोनों किनारों पर सरों के दरख्त भी लगे हुए हैं। नहर के किनारे पर लगे फूल भी हवा और पानी की वजह से आपस में टकरा रहे हैं। बाग में जर्द और सुर्ख रंग के फूलों की भरमार की वजह से बाग आग से दहकता मालूम होता है। बाग की छत और पर्दों पर सोने की तारों से नक्काशी हुई है और बाग की जमीन संदल की तरह खुशबूदार और जमुरत की तरह हरी है। इसमें फूलों के नाम भी बयान किए गए हैं, जिनमें से अहम फूल गुले दाऊदी, चंपा, यास्मीन और दीगर हैं। अब नज्म का आगाज। मैं अरगवानी पिला साकिया के तामीर को बाग की दिल चला। ये शेर नज्म का साकी नामा है। खुमरिया शेर है, यानी वो शेर जिसमें शायर साकी और मैं से मुतालिक शेर पढ़कर नज्म की तमहीद बांधे। इस शेर में शायर साकी को आवाज़ लगाकर शराब पेश करने का कहता है ताकि इसके बाद वो उस बाग की तामीर कर सके जिसकी तज़यीन व आराइश वो अब तक सिर्फ ज़बानी बयान करते आ रहे थे। यहाँ बाग तामीर करने से मुराद बाग को लफ्ज़ों की सूरत में बयान करना है, यानी तहरीरी शक्ल में पेश करना। दिया शहने तरतीब एक खाना बाग, हुआ रश्क से जिसके लाला को दाग। यहाँ पर सनते हुस्ने तालील इस्तेमाल की गई है। शायर कहते हैं कि बाग के मालिक यानी बादशाह ने ऐसा हसीनो जमील बाग बनवाया जिसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर लाला जैसा सुर्ख फूल भी स्याह हो गया, यानी इतनी खूबसूरती देखकर लाला को भी अपनी खूबसूरती कम मालूम होने लगी और इतने हसीन बाग को तवज्जो का मरकज़ देखा तो गुले लाला हसद कर रहा है, उसका दिल जल रहा है, गोया इसी वजह से इस फूल के बीच में स्याह दाग पड़ गया है। यहाँ यही चीज़ हुस्ने तालील की तर्जुमान है। तीसरा शेर। इमारत की खूबी दरों की वो शान, लगे जिसमें ज़र बफ्त के साइबान। शायर बाग के उस हिस्से की मंजरकशी कर रहे हैं जो बादशाह की नशिस्त गाह है, जहाँ कभी उसके वजीर तो कभी उसके अहले खाना जमा होते हैं। वहाँ की छत की खूबसूरती ज़रबफ्त यानी सोने के तारों से बने हुए एक कपड़े की वजह से है जो शहजादे और शहजादियों को धूप के खिलाफ छांव बख्शती है। छतें और पर्दे बंधे ज़र निगार, दरों पे खड़ी दस्त बस्ता बहार। शायर कहते हैं कि बाग की खूबसूरती की वजह इसमें लगे पर्दे और वो कपड़े की छत है जिन पर सोने के तारों से नक्शो निगार बने हुए हैं। ये नक्काशी बाग के हुस्न को दो चंद कर रही है। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि ये खूबसूरती देखने खुद बहार बाग के दरवाजे पर हाथ जोड़कर हाथ बांधकर खड़ी है, जिसका मतलब ये है कि बाग में बहार से खूबसूरती नहीं आई बल्कि इसकी खूबसूरती की वजह से बहार खुद चली आई है। नज्म का अगला हिस्सा। ज़मीं का करूं वहाँ की मैं क्या बयां, के संदल का था एक तख्ता आया। इस शेर में शायर बाग की ज़मीन के मुतालिक बता रहे हैं कि फूलों से भरी इस ज़मीन में बताने के लिए मेरे पास इसके हुस्न को बयान करने के लिए अल्फाज कम हो गए हैं। बस इतना कह देना काफ़ी है कि वो सरजमीन ऐसी थी जैसे संदल की लकड़ी का टुकड़ा हो, यानी बे इंतहा खूबसूरत दिलकश फूलों से मुज़य्यन। बनी संगे मरमर की चौपड़ की नहर, गई चार सू उसके पानी की लहर। शायर बाग में तामीर की जाने वाली नहर के बारे में बयान करते हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसी नहर है जो बाग के दरमियान में बनाई गई, जहाँ से चारों जानिब पानी बहने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। पत्थर की ख़ास बात यह है कि इसके फर्श संगे मरमर से बना है, जो पानी बहने पर नहायत खूबसूरत और फरहत बख्श मंजर पेश करता है। यहाँ पर से मुराद सिल से है, यानी संगे मरमर की सिल। करीने से गिर्द इसके
सर्वो सही, कुछ एक दूर दूर इससे सेबो बही। बही एक खास फल का नाम है जो कि कश्मीर में पैदा होता है। शायर यहाँ संगे मरमर की चारों तरफ बहने वाली खूबसूरत नहर के हवाले से बताते हैं कि इसकी खूबसूरती में इजाफा करने वाली चीज़ नहर के रास्ते के किनारों पर सलीके से खूबसूरत सरों के दरख्त कतार में लगे हुए हैं, जिनके बीचों बीच जगह जगह सेब के और बही के दरख्त मौजूद हैं जो बाग की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। हवाए बहारी से गुल लहलहे, चमन सारे शादाब और डे डहे। लहलहे का मतलब लहलहाना, डे ढहे का मतलब सरसब्ज। शायर फूलों और फुलवारियों से भरे बाग का मंजर बयान करते हैं। बाहर के मौसम की ताज़ा ठंडी हवा से फूल भी झूम उठे हैं और खुमार के आलम में मदहोश हैं। हर तरफ फूल खूबसूरत खिले हुए तरोताज़ा नज़र आते हैं जो इस मौसम बहार को और रौनक बख्श रहे हैं। ज़मुर्रद के मानिंद सब्ज़े का रंग, रविश पर जवाहिर लगे जैसे संग। यहाँ तशबीह मौजूद है और शायर का कहना है कि बाग में सब्ज़ा और हरी घास से उगने वाला बनने वाला मंजर ऐसा है जैसे मट्टी की ज़मीन पर ज़मुर्रद के कीमती पत्थर पड़े हों। चूँकि ज़मुर्रद भी सब्ज़ रंग का होता है, इसलिए यहाँ इसे बतौर तशबीह इस्तेमाल किया गया है। अगला शेर, रविश की सफाई पे बेइख्तियार गुले अशरफी ने किया ज़र निसार। शायर कहते हैं कि बाग में जहाँ गुले अशरफी लगे हुए थे, यानी अशरफी के फूल, वहाँ के आसपास की ज़मीन साफ यानी फूल पत्तियों से खाली थी। हवा चलने से गुले अशरफी के जरदाने नीचे आकर ऐसे गिरे लगने लगा जैसे सोने के टुकड़े किसी ने निछावर कर दिए हों। इसलिए जर्द रंग के फूलों को सोने से यहाँ पर बतौर इस्तिआरा पेश किया गया है। चमन से भरा गुल, गुल से चमन, कहीं नरगिसो गुल कहीं यासमन। शायर बाग में मौजूद मुख्तलिफ खिले हुए फूलों का जिक्र करके बाग के हरे भरे और खूबसूरत होने की मंजर कशी कर रहे हैं और इसी हवाले से वो बताते हैं कि कहीं नरगिस का फूल खिला दिखाई देता है, कहीं यासमीन का फूल खिला नजर आता है, चंबेली कहीं और कहीं मोतिया, कहीं राय बेल और कहीं मोगरा। यहाँ भी मज़ीद फूलों के नाम बताए हैं, लालाजार, अर्गवान, मोगरा। ये सारे फूल हर तरफ खिले नज़र आते हैं। खड़े शाखे शबू के हर जा निशान, मदन बान की और ही आन बान। यहाँ जो फूल नज़र आ रहे हैं, कहीं शबू की शाख पर हर तरफ फूलों की खूबसूरती के निशान बिखरे हुए हैं, तो कहीं मदन बान का फूल अपनी शान और शौकत के साथ इस्तादा नजर आता है। कहीं अरगवां और कहीं लालाजार, जुदी अपने मौसम में सबकी बहार। बाग में हर मौसम के अनवा व अक़साम के फूलों का खिलना चलता रहता है, यानी बाग इन फूलों से आबाद रहता है। अभी इस वक्त भी यही सूरत हाल है। इस मिसरे में यहाँ जुदी का लफ्ज़ जो है लफ्ज़ी इज्तिहाद का तर्जुमान है। शायर ने जुदा को जुदी बना दिया है। किसी लफ्ज़ के हुरूफ को कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए ताकि नज़्म की आवाज़, उसका उतार चढ़ाव बरकरार रहे, ये लफ्ज़ी इज्तिहाद कहलाता है। लफ्ज़ी इज्तिहाद से लफ्ज़ों के मायने में कोई तब्दीली नहीं आती। मसलन एक को एक करके शेर में वज़न पैदा करना। तो यहाँ भी शायर यही बता रहे हैं कि हर मौसम के फूल अपनी अपनी बहार दिखाते नज़र आते हैं। कहीं जाफरी और गेंदा, कहीं समा शब को दाऊदियों का कहीं। तो यहाँ पर भी फूलों की बात हो रही है
और उन्हीं फूलों की खूबसूरती के हवाले से बताया जा रहा है। कहीं गेंदे का फूल खिला है, कहीं जाफरी का फूल खिला है, और रात के वक्त गुले दाऊदी का मंजर ही सबसे जुदा है। हर एक गुल सफेदी से है माहताबदार, खड़े सरों की तरह चंपे के झाड़। यहाँ इसी हवाले से शायर का कहना है कि चांदनी में फूलों की बहार फैली हुई है, हर फूल सफेदी से चांद की तरह नजर आता है। अजब चांदनी में गुलों की बहार। तो शायर बाग का मंजर चांदनी रात की तरह बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं पूरे चांद की रोशनी हर सू फैली हुई है और अपने साथ बाग के इन फूलों को भी रोशन कर रही है जो रात में चांद ही की तरह सफेद मालूम हो रहे हैं। खड़े सरों की तरह चंपे के झाड़, कहे तू खुशबू के पहाड़। शायर कहते हैं कि बाग में फूलों में एक फूल चंपे का भी है जो सरों की तरह लंबा खड़ा है। बाग में इतने फूल खिले होने की वजह से फिजा बहुत खुशबूदार हो गई है। कोई ये कहेगा देखेगा तो जैसे ये बाग नहीं है, गोया खुशबुओं के पहाड़ हैं, यानी महकते हुए बड़े बड़े पहाड़ जहां से फूलों की खुशबू मुसलसल आ रही हो। कहीं जर्द नसरी, कहीं नस्तरन, अजब रंग पे जाफरानी चमन। शायर का कहना है कि बाग में जर्द नसरी और नस्तरन जो कि जर्द रंग के, पीले रंग के खुशबूदार फूल होते हैं, हर जगह उगे होने की वजह से बाग का मजमूई तासुर दिलनशी सुनहरे रंग का हो रहा है। शायर ने बाग को जाफरानी चमन कहा है। जाफरान जर्द रंग का नहायत खुशबूदार फूल होता है। पड़ी आबजू हर तरफ को बहे, करें कुमरियां सरों पे चोचे चहे। बाकी मंजर कशी करते हुए शायर कहते हैं कि संगे मरमर से बनी 4 सू जाने वाली नहर पर पानी फूलों को तरोताज़ा रखे हुए है जो बाग के हसीन मंजर को फीका नहीं पड़ने देता। बाकी इस फरहत अफजा खूबसूरती ने परिंदों को भी महसूस कर दिया है और इनका सरों के दरख्त पर बैठकर खुशी से चहचहाना गोया इस बात की दलील है कि फूलों ने इन पर भी अपने हुस्न का जादू कर दिया है। कमर यानी मटियाले रंग के कबूतर की तरह एक परिंदे को कहते हैं और यहाँ कुमरियों की बात की है कि वो परिंदे वो सरों के पहाड़ पर दरख्त पर चहचहाने में मसरूफ हैं। गुलों का लबे नहर पर झूमना, इसी अपने आलम में मुँह चूमना। शायर उन फूलों की मंजरकशी कर रहे हैं जो नहर के किनारे पर लगे हुए हैं। पानी के बहाव की वजह से फूल मुसलसल लहलहा रहे हैं, एक दूसरे से आकर टकरा रहे हैं, गोया इन पर भी मस्ती और सुरूर की कैफियत छाई हुई है। वो झुक झुक के गिरना खयाबान पर, नशे का सा आलम गुलिस्तान पर। यहाँ पर भी हुस्ने तालील की सनत वाज़े दिखाई देती है। शायर ने पिछले शेर के मंजरी को आगे बयान किया है। पानी और हवा के बहाव की वजह से फूलों का एक दूसरे से टकराना, तो कभी क्यारी पर या ज़मीन पर आकर गिरना ऐसा मंजर पेश कर रहा है जैसे फूलों में नशे का खुमार का आलम तारी है। ये इस बात की निशानदही है कि बाग का माहौल बहुत खूबसूरत है। यहाँ नशे का सा आलम बनाकर बाग की फिजा खुशगवार होने की तरफ इशारा किया है जो कि हुस्ने तालील है। चमन आतिशे गुल से दहका हुआ, हवा के सबब बाग महका हुआ। शायर कहते हैं कि बाग में सुर्ख, जर्द, नारंगी रंग के फूलों की बहार आई हुई है। गोया ऐसा मालूम होता है कि बाग कोयलों की तरह आग में जल रहा हो, जो बाग का मजमूई तासुर गोया के सुर्खी माइल होने को है। हवा की रवानी ने फूलों की खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिससे बाग की फिजा खुशबूदार है। सबा जो गई ढेरियां करके भूल, पड़े हर तरफ मुलसरियों के फूल। शायर हवा और मुलसरियों के फूल के बाहिमी ताल्लुक का जिक्र करते हैं।
وہ کہتے ہیں کہ ملسریوں کے درختوں کے نیچے کی گھاس صاف ہے، لیکن ہوا کے چلتے ہی ملسریوں کے پھولوں نے ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئے، جسے شاعر نے ڈھیریاں کہا ہے، یعنی ہوا پھولوں کو گرا کر ہر طرف ان کا ڈھیر لگا رہی ہے۔ وہ کیلوں کی اور ملسریوں کی چھاؤں، لگی جائیں آنکھیں لیے جس کا ناؤ۔ شاعر کہتے ہیں کہ کیلوں اور ملسریوں کے درختوں نے دلکش باغ میں سایہ کر دیا ہے۔ اس منظر کو ذہن سے نکالنا ناممکن ہے۔ باغ کی خوبصورتی ہمارے ذہن میں رچ بس گئی ہے۔ اس کی تعریف میں اس سے بے پناہ محظوظ ہونے کی وجہ سے وہاں سے آنے والوں کے لبوں پر اسی باغ کا نام ہے، سب اسی کا ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ خوشی سے گلوں پر صدا بلبلیں، تعشق کی آپس میں باتیں کریں۔ شاعر کہتے ہیں کہ باغ کا ماحول بہت خوشگوار ہے، پھول آپس میں میٹھی اور سریلی باتیں کر رہے ہیں، باغ کی ہوا روح پرور ہے جس سے ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ باد صبا اور آب جو سے پھول اور پرندے ہر طرف چہچہاتے نظر آتے ہیں، گویا کہ وہ بھی آپس میں پیار محبت کی باتیں کرنے میں مصروف ہیں۔ درختوں نے برگوں کے کھولے ورق، کہ لیں طوطیاں بوستاں کا سبب۔ برگوں کا مطلب پتے۔ بوستان ایک باغ کا یعنی خوشبودار مقام کا نام ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ درختوں کے پتے بھی خوبصورت کھلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ خوبصورت پرندے بھی خوشبودار مقام کی تلاش کا سبق لے رہے ہیں، وہ بھی اس سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اب نظم کا مرکزی خیال۔ مثنوی کا یہ حصہ شہزادہ بے نظیر کے لیے تیار کیے گئے باغ کی خوبصورتی کا ترجمان ہے، جس میں انواع و اقسام کے پھولوں اور باغ کی خوبصورتی کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ یہاں شاعر کا بتانا ہے اس حوالے سے کہ ایک ایسا باغ جو بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے تعمیر کروایا تھا، اس میں ہر طرف پھول نظر آتے ہیں، باغ کے وسط میں سے چاروں طرف ایک نہر نکلتی ہے جو سنگ مرمر کی بنی ہے۔ خوبصورت پھولوں سے سجا باغ گویا دہکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ باغ کی چھت اور پردوں پر سونے کی تاروں سے نقاشی باغ کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی ہے، اور اس نظم میں موجود پھولوں کا جو تذکرہ ہوا ہے ان میں سے چند گل داؤدی، چنپا، یاسمین، موتیا، موگرا، مدن بان، رائے بیل، چنبیلی وغیرہ سب شامل ہیں۔ اور اب نظم کا تنقیدی جائزہ۔ میر حسن نے یہ مثنوی تحریر کر کے گویا قصہ نگاری کے تمام تر حقائق ہمارے سامنے رکھ دیے، اور اس نظم کو لکھ کر مثنوی نویسی کا حق ادا کر دیا۔ سلطنت کی جو شان و شوکت اس زمانے میں قائم تھی، میر حسن نے اس کو بخوبی بیان کیا ہے، اور اس حوالے سے باغ کی خوبصورتی کا بیان بھی کسی چیز سے کمتر نہیں جس باغ میں شہزادے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بہرحال دیکھا جائے تو یہ نظم اپنے معاشرے کی بھرپور عکاس نظر آتی ہے۔ منظر نگاری کرتے ہوئے شاعر نے اس قدر خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا جس سے پورا بیان سج کر رہ گیا ہے۔ جزیات نگاری کے ذریعے بھی شاعر نے اپنی نظم کو خوبصورت بنایا ہے، اور چھوٹی چھوٹی تفصیل کو بھی اس خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ قاری ان خوبصورت لمحوں کے سحر میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ ثنائے بدائی کا استعمال ہمیں جا بجا اس نظم میں نظر آتا ہے، جو کہ ایک طرف ہمیں مثنوی بھی موجود ہے، پوری مثنوی اس سے بھرپور ہے، اور محض اس نظم کی بات کی جائے یعنی آرائش باغ کی تو یہ بھی اپنے حساب سے ایک بھرپور نظم ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی میرا آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔